का अध्याय 3, जिस चैप्टर में जो है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, ये चैप्टर आप लोग के सामने लाए हैं। अगर आप लोग को चैप्टर अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि सीटेट के ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोग को लिए और सारे सब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर में अध्याय 3 में कहता है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इसमें हम लोग 3 टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। पहला है आनुवांशिकता की अवधारणा तथा उनका प्रभाव, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है आनुवांशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा है वातावरण का अर्थ और उनका प्रभाव। यानी कुल मिलाकर जो है ये 3 टॉपिक पर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, आनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव, ये 3 टॉपिक है। पहला आनुवांशिकता की अवधारणा, इस पर हम लोग देखेंगे, उसका प्रभाव क्या है उसको देखेंगे। आनुवांशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व क्या होता है, और वातावरण का अर्थ क्या होगा और उसका प्रभाव क्या होगा। यानी टोटल मिलाकर जो है देखा जाए तो 3 टॉपिक का जो है हम लोग को चर्चा करना है। चलिए तो बारी बारी से हम लोग शुरू करेंगे। पहला जो टॉपिक है आनुवांशिकता की अवधारणा, उसका प्रभाव क्या है, इसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। आनुवांशिकता की अवधारणा हम लोग देखेंगे क्या होता है और आनुवांशिकता की अवधारणा से क्या समझते हैं। देखिए, माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक गुणों तथा संगठनों की जीन द्वारा होने वाले संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। और जीन द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता और माँ बाप जो भी कहिए इनके गुण को प्राप्त करते हैं, उसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। एक लाइन में समझ जाइए कि माता पिता का गुण, अगर माता पिता का जो गुण है अगर बच्चों तक ट्रांसफर हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, या आनुवांशिक गुण कहिए, है ना। यानी माता पिता के जो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो उनके बच्चे तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे जो गुण होते हैं उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक कहते हैं। ठीक है। तो आनुवांशिक का मतलब ये हुआ। और जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से अगर हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इस गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग अगला देखते हैं। दूसरा जो है आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है। देखिए, आनुवांशिकता का निम्नलिखित प्रभाव। ठीक है। पहला प्रभाव अगर हम लोग देखेंगे तो बालक आनुवांशिक गुण, बालक के, जैसे अगर हम लोग देखें कदम नहीं कद। ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे कद, बालक के कद, बालक के कद यानी कितना लंबा है, रंग रूप शारीरिक गठन वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता जो है बालक कितना बड़ा होगा, उसके माता पिता का जो है लंबाई कितना होगा, उसके आधार पर कहने का मतलब है बच्चों का भी कद देखा जाता है। अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, लंबे होंगे। ये बात ध्यान में। रंग रूप भी, माता पिता के जो रंग रूप होते हैं वो बच्चे के भी रंग रूप निर्धारण होते हैं। तो ये भी आनुवांशिकता गुण है। शारीरिक गठन यानी शारीरिक बनावट कैसा हो सकता है, तो माता पिता पर भी निर्भर करता है ना। और वृद्धि को भी प्रभावित करता है। अगर माता पिता जिसके लंबे हैं तो हो सकता है कि उसके बच्चे जो है वो लंबे होंगे। ये आनुवांशिक गुण हो गया। दूसरा कहता है कि बालक के आनुवांशिक गुण होने के कारण बालक में कई बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ये सब जो अगर हम लोग देखते हैं वो आनुवांशिक गुण के कारण ही होता है। जैसे कहने का मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है किसी एक पीढ़ी में अगर इस प्रकार की बीमारी है तो अगले पीढ़ी में किसी को हो सकता है। हीमोफीलिया उसी प्रकार के जिसमें कट फट जाने पर रक्त रुकता नहीं है, बहते चल जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कुछ खास रंगों की पहचान नहीं कर पाता। ये सारे के सारे गुण जो है आनुवांशिक गुण है। तीसरा देखिए, कहता है बालक के आनुवांशिक गुण बालक के वृद्धि को भी प्रभाव डालते हैं। यानी बालक कितना लंबा होगा उसके माता पिता की लंबाई पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब है कि आनुवांशिक गुण भी वृद्धि पर भी बालक के प्रभाव पड़ता है। अगला है गोडार्ड कहते हैं। गोडार्ड एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहते हैं कि मंद बुद्धि के माता पिता का संतान मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता का संतान तीव्र बुद्धि के होते हैं। आनुवांशिक गुण के प्रभाव के कारण ये भी देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, कि माता पिता अगर मंद बुद्धि के तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत सारे केस में देखा गया है कि मंद बुद्धि के होते हैं। और कहने का मतलब है अगर तीव्र बुद्धि के माता पिता हैं तो उसके संतान भी देखने को मिलता है वो तीव्र बुद्धि के होते हैं, यानी तेज होते हैं। ठीक है। तो ये गोडार्ड साहब ने कहे थे, याद रखिएगा। ये कौन कहे थे, तो गोडार्ड साहब ने इस बात को कहे थे। बात सही है। देखिए, बालक के मानसिक क्षमता से उसकी अन्य क्षमता भी प्रभावित होता है।
यानी मेंटल कहने का मतलब है बच्चे जितने स्ट्रांग होंगे तो अन्य क्षमता भी उसका क्या होगा, प्रभावी होगा, जैसे पढ़ने का, लिखने का, दौड़ने का, खेलने का, समझने का। ये सारे कहने का मतलब है वह मानसिक क्षमता पर ही निर्भर रहता है। देखिए थॉर्नडाइक क्या कहता है, थॉर्नडाइक भी इस पर कहा है कि बालक की मूल शक्तियां का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यानी वंशानुक्रम जैसा होगा उसके अनुसार उसकी मूल शक्तियां जो है ना, यानी कहने का मतलब मूल हाव भाव जो है उसके वंशानुक्रम पर ही निर्भर करता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, कहता है वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ क्या है? सिंपल अगर हम लोग देखें, मानव अपने आसपास जिससे घिरा हुआ होता है वह उसकी वातावरण कहलाती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जल हो गया, वन हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सब के सब हमारे आसपास के जितने भी अगर हम लोग देखें वातावरण है, वह सब के सब जो है, ध्यान रखिएगा, वह हमारा वातावरण, जैसे आसपास के जितने भी, जैसे जल हो गया, वन हो गया, पहाड़ हो गया, पठार, नदी, मरुस्थल जो भी है, वो सब के सब आपका क्या है कि वातावरण कहलाती है। वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं आती है। यानी हम लोग देखें तो ये पहाड़, जल, पठार है ना, ये सब भौतिक चीजें ही नहीं बल्कि वातावरण के विस्तृत रूप भी देखा जाता है। भौतिक, सामाजिक, भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आदि कारक भी इसके अंतर्गत आते हैं। भौतिक कारक में आप लोग देखें, जैसे वन हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, मरुस्थल हो गया, उसी प्रकार से हमारे आसपास के समाज भी कहने का मतलब है वह वातावरण। आर्थिक कारक यानी रुपया, पैसा या अन्य है ना चीजों से, सारे सुख सुविधाओं से लैस है ना, सांस्कृतिक कैसा है, ठीक है, ये सारे के कारक जो है आपको वातावरण के ही अंतर्गत आते हैं। और सब जो है बच्चों को क्या करता है, बालकों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी सीधा एक लाइन में कहा जा सकता है, हमारे आसपास के जितने भी भौतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है और सांस्कृतिक जितने भी कारक प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे वह वातावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो अगला स्लाइड में अगर हम लोग देखें, वातावरण का प्रभाव हम लोग चर्चा करेंगे कि वातावरण का प्रभाव क्या है। देखिए वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रूप, रंग पर भी पड़ता है। यानी वातावरण कैसा होगा, वह उसकी वातावरण का प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक रंग रूप पर भी पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है, हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर की व्यक्ति हो गया है ना, इसी प्रकार से दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्र की व्यक्ति हो गया, ठीक है, तो उसका रंग बदल जाते हैं। आप देखिएगा ठंडे प्रदेश के लोग गोरे होते हैं, थोड़ा गर्म प्रदेश के लोग क्या हो जाएंगे, काले टाइप का होंगे। उसके शारीरिक लक्षण भी प्रभावित होता है। वह जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जैसा वातावरण होगा उनका शारीरिक लक्षण भी प्रभावित होता है। उसके साथ साथ आनुवंशिकता से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन वातावरण से भी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। यानी कहने का मतलब आनुवंशिक और वातावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। देखिए वातावरण व्यक्ति के चहुमुखी सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बालक का व्यवहार के चहुमुखी या सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बालक का व्यवहार काफी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। बालक के रहन सहन और आर्थिक स्थिति उसके मानसिक विकास को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। बालक का कैसा रहन सहन है, आर्थिक स्थिति कैसा है, ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। और सारे मानसिक विकास सारे विकास से क्या होता है, जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर बालकों पर जो है वातावरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। चलिए अगर हम लोग आगे बात करते हैं, अगला है बालक पर वातावरण के कुछ प्रमुख प्रभाव जो है वह दिखाई पड़ता है। वो कौन कौन से है वातावरण के? सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो मानसिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी बालक के मानसिक स्थिति कैसा हो सकता है, उसके आसपास के जो वातावरण होगा है ना, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, उस पर उसकी मानसिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा शारीरिक विकास, यानी उसका शरीर कैसा होगा आसपास के वातावरण पर, यानी भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। बुद्धि कैसा होगा, किस समाज में रहता है, किस प्रकार के समाज में रहता है, उसके आधार पर बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है कि वह किस क्षेत्र में रहता है ना, कैसा माहौल में रहता है, उस पर भी निर्भर करता है। व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति आदिवासी तो नहीं है, व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है, व्यक्ति जो है गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व होता है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास भी पड़ता है, सोचने समझने की जो क्षमता होता है वो भी कहने का मतलब है उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिवेश पर निर्भर करता है। संवेगात्मक विकास यानी खेलने की हो गया, ईर्ष्या करने की हो गया, जलन करने की हो गया, क्रोधित होने की हो गया, ये सारे के सारे जो है बालक के आसपास के जो वातावरण सामाजिक है, आर्थिक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो भौतिक है, उस पर डिपेंड करता है। भाषाई विकास भी होता है, यानी आसपास के समाज किस प्रकार की है, किस प्रकार की वातावरण में बच्चे पले बढ़े है ना, उसी के आधार पर उसका भाषा का भी विकास होता है।
अगर अच्छे इस सोसाइटी में है, अच्छे समाज में है, तो उसका भाषा उसी ढंग का होगा। अगर थोड़ा नीचे तबके के समाज में है, तो उसका वातावरण उसी ढंग का होगा, है ना? तो बच्चे का जो है भाषाई विकास जो है वह वातावरण पर भी निर्भर करता है। देखिए सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी जैसा वातावरण में रहेगा, समायोजन क्षमता आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर कहने का मतलब वातावरण उस प्रकार के स्पष्ट है, अच्छे हैं, तो समायोजन क्षमता भी बालक का अच्छा होगा, यानी एडजस्ट कर जाएगा। कहीं पर एक दूसरे को जैसा स्थिति देखेगा उसके अनुसार वह ढल जाएगा। तो ये स्थिति भी उसके साथ आ सकता है, तो उसको आसानी से हैंडल कर सकता है, कैसा भी स्थिति आएगा। तो ये आपको वातावरण के 10 जो है आपको जो प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, जैसे मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, बुद्धि पर हो गया, स्वास्थ्य पर हो गया, व्यक्तित्व पर हो गया, संज्ञानात्मक विकास पर हो गया, संवेगात्मक विकास पर, भाषाई विकास पर, सामाजिक विकास पर और समायोजन क्षमता पर भी देखने को मिलती है। अब देखिए आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व क्या है। देखिए बालकों की अगर हम लोग देखें तो बालकों की शिक्षा में आनुवंशिक और वातावरण दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। बालक यदि आनुवंशिकता अच्छी है परंतु उसे वातावरण नहीं मिल पाया तो शैक्षिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। यानी बालक को जो है माता पिता अगर अनुवांशिक देखें उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं और बालक को हम लोग ऐसा परिवेश में ले जाकर रख दे वहाँ का माहौल बहुत गंदा है, तो क्या होगा कि अच्छा बालक भी बहुत सारे कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी माहौल में उसी वातावरण में वो ढल जाएगा और उसका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। यानी अनुवांशिक गुण तो उसका अच्छा है लेकिन वातावरण उस ढंग का नहीं दिए तो कहने का मतलब है बालक का शैक्षिक विकास जो है वह सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब है अनुवांशिक और वातावरण दोनों का योगदान जो है वह महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि बालक प्रारंभ से अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहाँ बालकों का सर्वांगीण विकास यानी सभी प्रकार का विकास पर बल दिया जाता है, ऐसे में निश्चित ही रूप से बालक का सभी प्रकार का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। यानी सामाजिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, यानी सारे प्रकार के विकास अगर देखने को मिलेगा जहाँ पर ऐसे स्कूल जहाँ पर सभी प्रकार के यानी विकास पर बल दिया जाता है। वर्तमान समय में विकास की महत्व अधिक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि उसके गुण, उसके विचार, चिंतन, तार्किक क्षमता, व्यवहार आदि को अच्छा और योग्य बनाने का कार्य होता है। यही वजह है कि स्कूल शिक्षक स्कूल आदि की मूल भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कहने का मतलब वर्तमान समय में विकास की अधिक महत्व है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की सुंदरता कोई नहीं। यानी कहने का मतलब व्यक्ति सुंदर हो जाने से नहीं होगा, उसके अंदर क्या गुण है, विचार करने की क्षमता क्या है, चिंतन करने की क्षमता क्या है, तार्किक क्षमता क्या है, व्यवहार आदि को अच्छा और योग्य बनाने की कार्य होता है। यही सब कहने का मतलब है शिक्षक और स्कूल की भूमिका इसके लिए ज्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चे को अच्छा अनुवांशिक और वातावरण दोनों स्थिति जो है स्कूल के माध्यम से, अगर अनुवांशिक अच्छा है तो स्कूल के माध्यम से उसका या शिक्षक के माध्यम से उसका वातावरण अच्छा बनाकर उसके शैक्षिक महत्व को बढ़ाया जा सकता है। देखिए बालक के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए शिक्षा देते समय वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को ध्यान में रखना चाहिए और अत्यंत आवश्यक है कि वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से शिक्षक शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान कर सकता है। यानी बच्चों की पृष्ठभूमि में हम लोग को ये देख लेना है कि इसकी वंशानुक्रम कैसा है, इसके माता पिता का गुण कैसा है ना, उसका भी आचरण करने का मतलब है बच्चों में देखने को मिलता है तथा उसका वातावरण आसपास के कैसा है उसके अनुसार शिक्षकों को समझकर और वैसा माहौल और वातावरण उसको देना है ताकि कहने का मतलब बच्चों को हर प्रकार के विकास संभव हो सके। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या है बालक में वंशानुक्रम का महत्व। अब हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम का क्या महत्व है। देखिए बालक में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती है। बालक के शारीरिक विकास का उसके शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास तथा व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है देखा जाता है कि सभी बालक जो है एक समान शारीरिक रूप से नहीं होते हैं, ठीक है, उसका समझने सोचने की क्षमता जो होता है वह अलग अलग होता है, शारीरिक विकास भी अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती है। इसीलिए कहने का मतलब उसके अनुरूप कैसा बालक है उसके अनुरूप से कहने का मतलब है शिक्षक को चाहिए कि शैक्षिक माहौल को या शैक्षिक वातावरण या शैक्षिक व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराए। दूसरा में है वंशानुक्रम के कारण ही बालक की जन्मजात क्षमताओं और गुणों में अंतर होता है। शिक्षकों को प्रत्येक बालक की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही सीखने की
योग्यताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब बालक जो होता है वह जन्मजात ही उसके क्षमता और गुण में अंतर होता है। सभी सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता जो है वह सभी को एक समान नहीं होता है। वह जन्म से ही उसमें अंतर पाई जाती है। इसलिए शिक्षक को यह होना चाहिए कि बच्चों को ध्यान में रखना है कि सबको एक साथ लेकर हम कैसे शिक्षा का माहौल क्लास का या वर्ग का माहौल बनाए ताकि सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उसमें मतलब संतुलित रूप से पढ़ सके या अपने आप को एडजस्ट कर सके, सीख सके। ऐसा हम लोग को क्या करना है, शिक्षा का माहौल या क्लास या वर्ग का माहौल प्रदान करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तीसरा है बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात क्षमताओं में अंतर होने का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षक पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण स्थान दे सकता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जन्मजात क्षमताओं में अंतर होने का मुख्य कारण यह है कि वंशानुक्रम है। जिसका वंश जैसा होगा उसके अनुसार उसके माता पिता का जैसा बुद्धि के होंगे वो बच्चे पर भी उसका कुछ हद तक देखने को या ज्यादातर देखने को प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को समझकर शिक्षक को अपना वर्ग का जो है वैसा मतलब क्लास का जो है वो माहौल प्रदान करके बच्चों को सिखाना चाहिए। वंशानुक्रम के कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास में अथवा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यानी वंशानुक्रम के कारण बालक के शारीरिक दृष्टि से विभिन्न विकास में जो है अथवा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यानी उसका कैसा शारीरिक बनावट है, वह कौन सा कार्य को कर सकता है, वह कैसे पढ़ सकता है, उसके जो शारीरिक बनावट है या कहने का मतलब है ढांचा है, मानसिक विकास है या जो भी है, उसके अनुरूप उसको कैसे हम लोग शिक्षा दे सकते हैं, ये भी कहने का मतलब है वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है। आगे अगर हम लोग देखें पांचवा, वंशानुक्रम से बालक की कुछ प्रवृत्तियां होती है जिसमें कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय होती है, जिसके कारण वह समाज में अपशिष्ट व्यवहार करता है। ऐसी दशा में शिक्षक बालक की अवांछनीय प्रवृत्ति पर ध्यान देकर उनकी उचित सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है। यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जिसका व्यवहार सामाजिक दृष्टि से अच्छे नहीं होते, जो समाज लायक नहीं होते। उसको क्या करना है कि शिक्षक को परखना है और परख कर सामाजिक विचार कैसा हो उसको देना है, वैसा माहौल बनाकर बच्चों को प्रेरित करना है, ताकि कहने का मतलब है उसका वंशानुक्रम के कारण जो माता पिता के गुण चाहे ऐसे उनका जो पहले का जो वंश के आधार पर जो गुण है वह गुण में कुछ परिवर्तन शिक्षक उसको पहचान कर जो अवांछनीय गुण है, कहने का मतलब है सामाजिक गुण नहीं है ना, सामाजिक गुण उसमें लाकर सुधार करके सामाजिक दृष्टिकोण से उसको पढ़ाना चाहिए या बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। छठा है अगर हम लोग देखें कुछ बालक में वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं। ऐसे बालक को सहानुभूति पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। कुछ वंश का भी गुण विकार वही कलर ब्लाइंडनेस हो गया, बहुत सारे ऐसे मतलब विकार आ जाते हैं जो उसको पापा का हो, मम्मी का हो, छोटे हो, बौना हो जाए, लंबे हो जाए, कोई ऐसा रोग से ग्रसित हो जो माता पिता हो उससे ग्रसित। तो ऐसे बालक अगर विद्यालय में आता है तो उसको हम लोग को सहानुभूति पूर्वक, ये नहीं कि उसका मजाक उड़ा कर, सहानुभूति पूर्वक उसको हमें शिक्षा देनी चाहिए। सातवां है शिक्षा को वंशानुक्रम संबंधित नियमों जैसे समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन के नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे बालक को भावना ग्रंथियों से बचाया जा सकता है। उदाहरण फलस्वरूप अगर हम लोग देखें, प्रत्यागमन का सिद्धांत बताता है कि प्रतिभाशाली माता पिता का बालक समान बुद्धि का या सामान्य है ना, सामान्य बुद्धि का सामान्य बुद्धि का जो है बालक हो सकते हैं। तो इस बात को हम लोग उसमें बालक क्या है, निर्दोष है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं वर्ग में कहेंगे कि अरे तुम्हारे तो माता पिता इतना तेज था, तुम इतना बुर्बक कैसे हो गए। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो है मन में एक हीन भावना होता है आता है, यानी भावना ग्रंथि का वो शिकार हो जाता है जिसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है ना। तो ऐसे बच्चे को हम लोग प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसका सबका अलग अलग मानसिक विकास होता है और इस बात को नहीं लाकर और उसको हम लोग अच्छे से माहौल देंगे और उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। आठवां है ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों की मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होता है। शिक्षक इस बात को जानकर अपनी शिक्षा को बालकों को मानसिक स्तर के अनुरूप बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है क्लास या वर्ग में या स्कूल में अगर विद्यार्थी आते हैं तो उसमें क्या होता है कि शहरी जो होते हैं उसका मानसिक स्तर से परिपक्व होते हैं, ग्रामीण थोड़ा सा कम होते हैं। तो जो गांव के बालक होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को, उसमें क्या है कि पढ़े लिखे अच्छे
माता पिता का बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा उनका वंशानुक्रम गुण आ जाता है। यही कारण है कि वह बेहतर होते हैं, जबकि ग्रामीण में बहुत सारे बेहतर भी होते हैं और बहुत सारे बेहतर नहीं होते हैं। दोनों में सामंजस्य स्थापित करके वर्ग में या विद्यालय में बच्चों को मानसिक स्तर जैसा होगा उसके अनुरूप उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो ये सारे जो हम लोग देखे वंशानुक्रम का जो है हम लोग प्रभाव देखें। अब जो है इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक और है जिसको हम लोग कहते हैं वातावरण का महत्व। ये तो वंशानुक्रम का महत्व हम लोग देखे। अब जो है हम लोग देखेंगे वातावरण का महत्व। देखिए इसमें अगर हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए तो वातावरण का महत्व हम लोग देख रहे हैं। बालक पर अपने परिवार, आसपास के विद्यालय, मित्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इन समस्त स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर उचित निर्देशित करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बालकों को अपने आसपास के जो अ, विद्यालय मित्र ये सब होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो अध्यापक को यह देखना चाहिए कि यह कौन सी परिवेश से आता है, उसके आधार पर उसको शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा है बालक, सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण कभी कभी बालकों के लिए अपूर्ण हो जाता है। यानी जो वातावरण हम लोग तैयार करते हैं उसके लिए अपूर्ण हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण से उसे उसे गति या दिशा में अनुकूल विकास नहीं हो पाता है। इसके विकास के लिए अलग से विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी जो सृजित वातावरण बनता है वह बालक के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी कभी अपूर्ण हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या काम करना है, तो उसके लिए अनुकूल है ना शैक्षिक वातावरण या व्यवसायिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए तीसरा क्या कहता है इसमें अगर हम लोग देखें तो तीसरा में देखिए, तीसरा में आपको कहता है कि तीसरा में अगर हम लोग देखें तो ये तीसरा में आपको कहा जाता है कि विद्यालय में अनुकूल एवं शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालय, खेलकूद, व्यायाम आदि की सुविधा दी जानी चाहिए। इससे बालक की रुचियां, मूल प्रवृत्तियां तथा अन्य स्वाभाविक आवेग का समायोजित ढंग से विकास होता है। यानी बच्चों को खेल कूद ये सारे चीज जो है वह विद्यालय स्तर से होनी चाहिए, ताकि बच्चों में जो है वह मूल प्रवृत्ति का क्या हो सके, यानी विकास हो सके। और कहने का मतलब है वह सही ढंग से पढ़ाई ये सभी को बैलेंस कर सके। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी पुस्तकालय की व्यवस्था, खेलकूद, व्यायाम, ठीक है, ये सारी सुविधा जो है उसको उपलब्ध होनी चाहिए। चौथा कहता है प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इस बात की जानकारी रखने वाला अध्यापक विद्यालय को विद्यालय को समाज का छोटा रूप मानकर छात्रों को सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए शिक्षा प्रदान कर सकता है। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है कि कैसा मेरा समाज, किस प्रकार की समाज है, स्कूल की माहौल कैसा है ना। तो कहने का मतलब उसको स्थापित करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो इस बात को जानकारी रखने वाला जो अध्यापक होता है वह विद्यालय में एक छोटा सा समाज है ना मानकर छात्रों को समाज के वातावरण के साथ समायोजित करके शिक्षा प्रदान करता है। यानी उसका जैसा परिवेश होता है, वातावरण होता है, उसके साथ एडजस्ट करके स्कूल में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। पांचवा में क्या कहता है, शैक्षिक उपलब्धियां पर बालक के व्यक्तित्व और स्वभाव का वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी शैक्षिक उपलब्धियां पर बालक के व्यक्तित्व और स्वभाव का, यानी शिक्षण में अगर अच्छा कर रहा है, अच्छा बच्चा कर रहा है, मतलब शैक्षिक उपलब्धियां उसका अच्छा हो रहा है, तो बच्चे का व्यक्तित्व भी अच्छा निखरेगा, उसका स्वभाव भी वातावरण से अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात मनोवैज्ञानिक ह्यूमन तथा फीमैन ने द्वारा एक जुड़वे बच्चे पर अध्ययन से, यानी दो बच्चे का अध्ययन किया था, जो एक जुड़वा बच्चा था और दोनों पर यह देखा किस प्रकार की व्यवहार बात होती है। ह्यूमन ने पाया क्या चीज कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होता है। शरीर के जो लक्षण है यानी वृद्धि विकास ये सब हो गया, वातावरण से प्रभावित होता है लेकिन कम होता है। बुद्धि शारीरिक विकास से या शारीरिक लक्षण से ज्यादा प्रभावित क्या होता है, तो बुद्धि। बुद्धि से अधिक अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है शिक्षा प्रभावित होता है। ठीक है, उससे ज्यादा ज्ञान प्रभावित होता है, उससे भी अधिक व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व और स्वभाव। यानी कहने का मतलब जैसा वातावरण होगा उसके अनुरूप जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्वभाव सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। यह बात किसने बताया था, तो ह्यूमन ने बताया था। याद रखिए, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है ह्यूमन ने बताया था सबसे ज्यादा व्यक्तित्व और स्वभाव जो है वातावरण से। तो इस पाठ से हम लोग पढ़े स्पष्ट है
कि शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ज्ञान आवश्यक है। बालक के विकास के दृष्टिकोण से ये दोनों तत्व का समान महत्व है, किसी एक तत्व का प्रधानता नहीं दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब है, कंक्लूजन में यही हुआ कि बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। दोनों का समान महत्व है बालकों के विकास में, किसी एक तत्व की प्रधानता नहीं दी जा सकती। तो आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम और सारे आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।